नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। भारत रत्न से सम्मानित महान शिक्षाविद को आज नमन किया जा रहा है। पूरे देश भर की तस्वीरें इसी तरह की है। आज प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। पोस्ट के जरिए प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है। भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। सीएम योगी ने अपने पोस्ट में ये लिखा है, आधुनिक भारत, शिक्षित भारत के निर्माता में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आज भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। तो बताते चले आपको कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज सभी लोग नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक महान शिक्षाविद थे, एक महान दार्शनिक थे, एक महान ज्ञानी व्यक्ति थे और आज उनको सभी लोग याद कर रहे हैं। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट में क्या लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, भारत रत्न और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आगे लिखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारतीय संस्कृति एवं वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित कर आधुनिक भारत, शिक्षित भारत के निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान हम सभी के लिए पाथ्य है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सभी लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और इस मौके पर आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। सीएम के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। सीएम ने गोरखनाथ परिसर में जनता दरबार लगाया है। बताते चले आपको कि गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए लोगों की मुख्यमंत्री समस्या सुन रहे हैं। जमीन और घरेलू विवाद से जुड़ रहे अधिकांश मामले और अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं और यहाँ पर आज उन्होंने तीसरे दिन जनता दरबार लगाया है और यहाँ पर भारी संख्या में अपनी समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर, इसके निवारण के लिए जो आम जनता है वो वहाँ पर पहुँच रही है। जिलेवार तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री फौरन वहां पर निर्देशित करते हैं कि इसको जांच की जाए, इस पर इसको समझा जाए, परखा जाए और तुरंत निवारण हो। जमीनी विवाद हो, घरेलू विवाद हो, अधिकांश मामले इन्हीं के आते हैं और मुख्यमंत्री मौके पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश भी देते हैं। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं, तीसरा दिन है और गोरखनाथ परिसर में उन्होंने जनता दरबार लगाया है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री सभी की समस्याओं को एक एक करके सुन रहे हैं और सुनने के बाद मौके पर ही निस्तारण के आदेश दे रहे हैं। उनके समक्ष जो अधिकारी हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे, उनको तुरंत निर्देशित किया जा रहा है। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अयोध्या से आ रही बड़ी खबर की। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भूटान के प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है। श्री रामलला हनुमानगढ़ी में आज दर्शन पूजन करेंगे। प्रदेश सरकार, केंद्र के मंत्री भी आज शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। भूटानी पीएम 1:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो भूटान से प्रधानमंत्री आए हुए हैं और देश के अलग अलग दार्शनिक जगहों पर जा रहे हैं और आज भी अयोध्या पहुंचेंगे। श्री रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश के साथ साथ केंद्र की मंत्री भी आज शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1:30 बजे भूटान के पीएम राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीएस लाठी अयोध्या से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीएस, भूटान के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे, रामलला
के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, क्या तैयारियां, कब पहुंचने वाले हैं? ये खुशबू, भूटान के प्रधानमंत्री 200 शेरिंग टोटके आज ये 9:30 अयोध्या पहुंच चुके हैं और वो लगभग 9:30 अयोध्या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो भारतीय वायुसेना है उस पर सवार होकर वो परिवार सहित वो महर्षि एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। उनके स्वागत में कैबिनेट मंत्री सुप्रताप शाही, जिला अधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे, कमिश्नर गौरव दयाल, आजी प्रवीण कुमार, एडीजी सुजीत पांडे सहित सारे अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पे पुष्प करके स्वागत, अभिनंदन, वंदन किया। उसके बाद में उनका वो सीधा काफिला वहां से निकल के राम मंदिर होते हुए रामलला के दरबार में पहुंचा है और वो इस समय रामलला दरबार में करके हनुमानगढ़ी से होते हुए साधु संतों से भी मुलाकात वो वहाँ करेंगे हनुमानगढ़ी पे। उसके बाद राम मंदिर में जो निर्माण हो रहा है सीएम ने किया राम दरबार का, कुबेर टीले का, तो उन सब का वो लगभग दर्शन करेंगे। दर्शन पूजा करने के बाद में उनका 12:30 बजे प्रोग्राम लंच का किया गया है। लंच करने के बाद तो पूरे राजशाही के साथ पूरा उनको जो अतिथि हैं उन सबको देखते हुए पूरा लगभग 4 घंटे का प्रवास अयोध्या में उनका रहेगा और अंत में पूरे रेड कॉर्पेट से उनका स्वागत किया गया है। विशेष सम्मान के साथ जो आया, विशेष वाहन के साथ जो आए हैं, दोपहर में भोजन का आयोजन भी किया गया है। तो इसमें प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री सुप्रताप शाही हो, अयोध्या के विधायक हो, अयोध्या के जिला प्रतिनिधि हो, चाहे जिला प्रशासन हो, तो सब लोग उनके स्वागत सम्मान में हैं और पूरा उनका ढोल मजारे कार्य से उनका स्वागत किया गया है। और वो रामलला दरबार में दर्शन पूजन करके वो निकल के हनुमानगढ़ी की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ दर्शन करने, भोजन पानी करेंगे, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आप इस लाठी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है। भूटान के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहाँ पर प्रदेश के मंत्री की ओर से स्वागत भी किया गया है। कुछ देर में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो साथ में मौजूद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होने की उनकी भी संभावना है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात कर लें तो पुख्ता तैयारी है, पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 2:40 पर जिला पंचायत सभागार में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 4 बजे शिक्षकों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बतौर शामिल होंगे ब्रजेश अग्रवाल। बीजेपी के नेता जो हैं वो उनके आवास पर चाय पर चर्चा करेंगे। 5:25 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है। बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे 11:30 बजे। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे, अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। तो आज पूरे दिन का ये जो शेड्यूल है वो आपको बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आज कहां पर किस चीज को लेकर आज बैठक करेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे तो क्या आज शेड्यूल रहने वाला है, लखनऊ के लिए कब रवाना होंगे। चूंकि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जो है वो आज कई बैठक करते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए भी आज बैठक की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से संवाद भी होगा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से। अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पंचायत सभागार में विकास कार्यों की प्रगति के लिए समीक्षा होगी। शिक्षक दिवस है आज और शिक्षकों के सम्मान के लिए केशव प्रसाद मौर्य एक समारोह में शामिल होंगे, उन्हें भी सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। 5:25 का वो समय होगा जब प्रयागराज से लखनऊ के लिए केशव प्रसाद मौर्य रवाना हो जाएंगे। इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई है और आज दोपहर 1:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये प्रेस वार्ता होगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सपा के प्रमुख की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया कि सपा के प्रमुख एबीवीपी
के जो कार्यकर्ता हैं ओपी राजभर पर उन्होंने मांग किया है कि वो माफी मांगे। इसको लेकर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो एक पोस्ट करते हुए नजर आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया था। लेकिन जो आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या इस पर भी बातचीत करेंगे, क्या और कौन कौन से मुद्दे होंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यहाँ पर समझा जाएगा कि क्या कुछ किन किन मुद्दों पर आज प्रेस के सामने अपनी बातों को रखेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मंत्री ओपी राजभर को लिखल नोटिस भेज दिया गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर बयान देने के बाद ये नोटिस भेजा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आपत्तिजनक बयान दिया गया और जिसके बाद ये कार्यकर्ता नाराज हो गए और अब नोटिस भेज दिया गया है लिखल। गोंडा निवासी आदर्श तिवारी ने वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे के माध्यम से नोटिस भेजा है। 5 दिन में सार्वजनिक माफी मांगने की चेतावनी दे दी गई। माफी न मिलने पर मानहानि का केस दर्ज करने की पूरी तरह से तैयारी है। जो ये बयान है, बयान के बाद जिस तरह से ये कार्यकर्ता भड़के, सड़कों पर दिखाई दिए और जिस तरह से अब लीगल नोटिस भेज दिया गया है ओपी राजभर को, अब कहा गया है कि लीगल नोटिस के जरिए वो जवाब दे। 5 दिन में सार्वजनिक माफी मांगे। माफी अगर नहीं मांगते हैं तो मानहानि का केस भी दर्ज होगा। कुल मिलाकर जो ये मामला है अब तुल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये लीगल नोटिस जो है, क्या ओपी राजभर इसका जवाब देंगे? क्या ओपी राजभर सार्वजनिक माफी मांगेंगे या फिर अपनी बातों पर अड़े रहेंगे? ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखा गया कि ओपी राजभर के घर के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता कल पहुंच गए और वहां भी हंगामा किया, नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के साथ समझा बुझा लिया गया। लेकिन अब ये देखा गया कि ओपी राजभर की जो थोड़ी मुश्किलें हैं और यहाँ पर बढ़ती हुई, चूंकि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लीगल नोटिस भेज चुके हैं, तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो नोटिस है जो ओपी राजभर को भेजा गया है और इसमें मांग कर दिया गया कि ओपी राजभर जो हैं वो सार्वजनिक माफी मांग लेंगे तो बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन मामला है अब ये तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओपी राजभर के जो बयान है वो अब तूल पकड़ रहा है। यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता, कल तस्वीरें आई कि उनके घर के बाहर पहुंच गए और आज उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया है। अब वो कह रहे सार्वजनिक माफी मांग लो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर आगे जो मानहानि का केस है उसको दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एबीवीपी की कार्यकर्ता और जिस तरीके से सरकार और विश्वविद्यालय के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, उसी प्रदर्शन के बीच में ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब उनका एक बयान एबीवीपी कार्यकर्ताओं को लेकर आता है कि वो गुंडे हैं, इसी वजह से इस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की और आपने देखा भी होगा, तस्वीरें वायरल हुई। ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास पर जाकर के उन लोगों ने पुतला फूंका है, विरोध प्रदर्शन किया है और माफी मांगो के नारे वहां पर लग रहे थे। अब उसकी कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर को एक लीगल नोटिस दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आप सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लीजिए। ये जो पूरी जो नोटिस है वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे ने इस नोटिस को भेजा है। उनके यहाँ पे अनिल उपाध्याय दूसरे वकील हैं, इन दोनों लोगों ने लीगल नोटिस ओम प्रकाश राजभर को दिया है कि अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे 5 दिन के अंदर तो मानी हानि का दावा किया जाएगा। किसी संगठन को या किसी छात्र नेताओं को गुंडा कह देना उनको उन्हें कहीं न कहीं गलत है, सामाजिक तौर पे भी और कानूनी तौर पर भी। और इसी वजह से कानूनी तौर पर भी उनको नोटिस दिया गया है। हालांकि तमाम जो बात विवाद या समझिए कि प्रदर्शन का दौर जारी है, कभी एबीवीपी कार्यकर्ता सरकार, फिर जो अयोध्या के कमिश्नर हैं, आईजी अयोध्या के हैं प्रवीण कुमार, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया गया था कि
अब वो बताया जाए कि सीओ साहब जब वहां पर पहुंचे उसके बाद लाठीचार्ज हुई, किस अधिकारी का फोन आया लाठीचार्ज करने के लिए, ये सब तमाम प्रक्रियाएं जारी हैं। उसी बीच इस मामले की जहां एक तरफ जांच चल रही, दूसरी तरफ अभी भी तमाम नेताओं के बयानबाजी को लेकर के प्रदर्शन जारी है। उसी बीच जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का बयान आना, उसके बाद प्रदर्शन करना और फिर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत लीगल नोटिस दी गई। फिलहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर को मानहानि का दावा किया जाएगा या फिर ओम प्रकाश राजभर वाकई सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे इस मामले को लेकर। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे हैं अरुण राजभर, इस मामले को लेकर उनका बयान आया था, उस मामले पर वो पूरी स्थिति को साफ कर चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मंत्री ओपी राजभर की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई, चूंकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से ये नोटिस लीगल भेज दिया गया है और कहा गया है कि आपत्तिजनक बयान पर माफी मांग ले, वो भी सार्वजनिक माफी मांग ले तो बात बन सकती है, नहीं तो फिर आगे मानहानि का जो केस है वो दर्ज किया जाएगा। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या ओपी राजभर इस नोटिस का जवाब देंगे, सार्वजनिक आकर माफी मांगेंगे। तो अयोध्या की राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की ओर पुख्ता बनाने के लिए स्थायी सुरक्षा समिति की अहम बैठक हुई। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, यूपी बिहार रूट पर 9 जोड़ी फेस्टिवल ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में 12,000 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ साथ पूर्व मध्य रेल जोन में विशेष प्रबंध किए गए हैं। त्योहार सीजन पर रेलवे का ये जो बड़ा तोहफा है वो अब देखने को मिला है। सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। यूपी बिहार की जो रूट है उस पर त्योहार को देखते हुए, यानी दिवाली को देखते हुए, दशहरा को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे का ये खास तोहफा है। त्योहार सीजन पर रेलवे का ये बड़ा तोहफा आम जनता के लिए। यूपी बिहार रूट पर 9 जोड़ी फेस्टिवल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। देश भर में 12,000 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेल जोन में विशेष प्रबंध किए जाएंगे और त्योहार को लेकर सरकार की ओर से, रेलवे की ओर से ये बड़ी पहल की शुरुआत, बड़ा तोहफा दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। रेलवे का खास तोहफा देखा गया है। रेलवे ने ये ऐलान कर दिया है कि त्योहारी सीजन में अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। यूपी बिहार रूट पर 9 जोड़ी फेस्टिवल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में 12,000 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो परेशानी न झेल पाए। क्योंकि तस्वीरें कभी कभार ऐसी आती हैं कि ट्रेन के ऊपर भी लोग बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए बैठे रहते हैं और यहाँ पर एक्सटेंशन, तमाम तरीके की जो चीजें हैं उनकी जो खतरा है वो वहाँ पर देखी जाती है और यही वजह है कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब रेलवे की ओर से बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा फैसला लिया गया। ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि बड़ी राहत की बात होगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या क्या छूट है? देखिए खुशबू, जब कोई बड़ा त्योहार आता है उसमें परिवहन विभाग की बात करें, रेलवे विभाग की बात करें, आवागमन बढ़ जाता है, भीड़ बढ़ जाती है और इसी वजह से अतिरिक्त बसें या फिर अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की सुविधा विभाग करता है। उसी क्रम में खासकर सबसे ज्यादा जो यात्री होता है, दिल्ली से अगर बात करें बिहार की तरफ बहुत सारे यात्री आते हैं और यही रूट सबसे ज्यादा बिजी होता है। हालांकि भारत भर में तमाम क्षेत्रों में लोग आवागमन बढ़ जाता है और यही वजह है कि दिल्ली वाले जो रूट है, दिल्ली से बिहार वाला जो रूट है, उसपे 9 जोड़ी यानी 18 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें त्योहार के लिए चलाई जाएंगी। क्योंकि इसमें दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, जो पूर्वांचल का विशेष महत्व होता है, छठ पूजा का भगवान भास्कर की पूजा होती है और तमाम उस समय आवागमन, हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है क्योंकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है छठ पूजा। इसी वजह से करीब 18 ट्रेनें, 9 आने वाली, 9 जाने वाली स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए दिल्ली से चलाई जाएंगी। हालांकि पूरे
देश की बात करें तो करीब 12,000 करीब बसें ऐसी हैं जो अतिरिक्त चलाने के लिए रेलवे विभाग ने व्यवस्था कर ली है, ताकि आने वाले समय में जो ट्रेनों को संचालन है, आने वाले समय में जो यात्रियों को आने जाने की जो भीड़ है, उस किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सभी जो लोग हैं, जो सवारियां हैं, गंतव्य तक पहुंचे और सुरक्षित पहुंचे। इसी वजह से रेलवे विभाग ने कमर कसनी पूरे देश भर में 12,000 ट्रेनें अतिरिक्त चलाने के लिए व्यवस्था कर ली है। और खासकर जो विशेष संचालन दिल्ली और बिहार को जोड़ने का है, उसमें 9 जोड़ी ट्रेनें यानी 18 ट्रेनें, 9 आने वाली 9 जाने वाली, ये ट्रेनों की व्यवस्थाएं की गई है। पूर्व मध्य रेल विभाग ने इस व्यवस्थाओं को संचालित किया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, हर त्योहार पे होता है, लेकिन इस बार विस्तृत तैयारी रेलवे विभाग कर चुका है कि किसी प्रकार से जिस रूट पर पिछली बार जो यात्रियों का प्रेशर ज्यादा था, तमाम जो यात्री थे ट्रेन पर नहीं जा पाए थे, बस का सहारा लिया था, वो ऐसी ट्रेनों को चिन्हित किया गया है, ऐसी रूट को भी चिन्हित किया गया है, किस रूट पे ज्यादा सवारियां निकलती हैं, दिल्ली से किधर ज्यादा सवारियां जिधर जाती हैं, उस रूट पर भी अतिरिक्त जो ट्रेनें, जो त्योहार वाली ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें हैं, उनको चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षित यात्रा हो, सुखद यात्रा हो, और इसी वजह से रेलवे विभाग का जो प्रयास है कि किसी प्रकार की दिक्कत न हो आने जाने वाले लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी बिहार रूट पर 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में 12,000 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी, जिससे राहत होगी यात्रियों को, आम जनता को। इससे बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। पंचायत चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी बीएसपी, ये बड़ी खबर आ रही है। अगले साल के पंचायत चुनाव की तैयारियों में बसपा जुट चुकी है और यही वजह है कि कुछ दिन पहले बैठक भी बुला लिया गया और जो बीएसपी है वो 7 सितंबर को बड़ी बैठक करने जा रही है। पंचायत चुनाव में तैयारियां किस तरह की हो, प्रत्याशी कौन होगा और किस तरह से जिलेवार तरीके से तैयारियां इसकी हो, पदाधिकारियों को क्या मंत्र दिया जाएगा, इसलिए 7 सितंबर को ये बैठक बुला ली गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से गांव-गांव में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। पंचायत चुनाव के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी होगी और इसको भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, यानी जो भी दल हैं उसको सेमीफाइनल के तौर पर मान रहे हैं। और यही वजह है कि बसपा 7 सितंबर को बैठक बुला रही है। खबर ये सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ जो बसपा है वो उतरने वाली है। गांव-गांव में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा ताकि जो ये अभियान हो जनता से रूबरू करा सके, जनता से मिलने में बहुत आसानी हो और अपनी बात को पहुंचाने में जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो इसमें सक्षम हो सके। क्योंकि जिस तरह से पंचायत चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में सब, उसके बाद निकाय चुनाव है, उसको भी एक सेमीफाइनल के तौर पर लिया जा रहा है और फिर विधानसभा चुनाव है, उसमें भी पूरी ताकत सभी पार्टियां झुकती हुई नजर आएंगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।